हाय, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल की जो राजनीतिक स्थिति थी उस पर चर्चा कर लिया था। आज हम लोग तेज़ी से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था पर पूरा चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग सामाजिक स्थिति में चलते हैं, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति थी वो भी वर्णाश्रम व्यवस्था पर ही आधारित थी, जो कि ऋग्वैदिक जो पीरियड था उसमें जो शुरुआत की गई थी वही यहाँ पर में भी बेस था। लेकिन यहाँ पर में अब वर्णाश्रम व्यवस्था में कठोरता आने लगती है। कठोरता से अभिप्राय है कि पहले प्रोफ़ेशन के, यानी कि आप में जो योग्यता, प्रोफ़ेशन के लायक जो योग्यता होती है उसके आधार पर आपको वर्ण वितरित किया जाता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं रही। अब जो जिस वर्ण का होता था, यानी कि जो ब्राह्मण का वर्ण का होता था वो ब्राह्मण होगा, जो क्षत्रिय वर्ण का होता क्षत्रिय होगा, जो वैश्य वर्ण का होगा वो वैश्य होगा, और जो शूद्र वर्ण का होगा वो शूद्र होगा। कोई यहाँ पर में योग्यता की बात नहीं रह गई। अगर ब्राह्मण है और ब्राह्मण के जो उत्तराधिकारी हैं, पुत्र हैं, अगर वो गलत भी हैं, अपराधी प्रवृत्ति के भी हैं, पतितावस्था में जी रहे हैं, इसके बावजूद वो ब्राह्मण होंगे। और शूद्र में अगर कोई प्रतापी निकला या उसके पास योग्यता है कि वो ब्राह्मण वर्ण में स्थानांतरित हो सके, लेकिन उसके लिए अब ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रही। तो ये यहाँ पर हमें समझ करके चलना है। तो जो वर्ण व्यवस्था थी या वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसमें रिजिडिटी आने लगा, उसमें कठोरता आने लगी। इस बात को हम लोगों को समझ करके चलना चाहिए। ब्राह्मणों की स्थिति यज्ञ के कारण, क्योंकि हम लोग जब धार्मिक स्थिति को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इस काल में आते-आते उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की प्रधानता काफ़ी बढ़ गई, कर्मकांड की प्रधानता काफ़ी बढ़ गई, जिसके कारण कि ब्राह्मणों का जो पोजीशन था और भी ऊंचा हो गया। ये खुद के लिए यज्ञ करते थे और अपने यजमानों के कल्याण के लिए यज्ञ करते थे, जिसके लिए ये विपुल धन की उगाही किया करते थे, इनको विपुल धन मिला करता था। तो ब्राह्मण की स्थिति, जैसा कि हमने आपको राजनीतिक स्थिति में बताया कि ब्राह्मण की स्थिति और भी मजबूत होती चली गई। इस काल में खास करके जो हम लोगों को समझना है, महिलाओं की स्थिति, जिसको हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल में जब चर्चा किया था तो हमने बताया था कि उस समय महिलाओं की स्थिति बड़ी अच्छी थी, वाकई बड़ी अच्छी थी, जैसा कि उस समय के स्रोत से हम लोगों को जानकारी मिलती है। लेकिन इस समय में सबसे, यानी कि महिलाओं की जो स्थिति थी वो दयनीय बन गई। महिलाओं को, यानी कि वेद का जो ऋचाएँ लिखने की अधिकारी होती थीं उसको ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद वेद को यहाँ तक कि सुनने का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया। उनका जो उपनयन करने का अधिकार था वह भी उनसे छीन लिया गया। ये तमाम तरह की अपात्रताएँ संपत्ति के अधिकार से उनको विलग किया गया। तो कुल मिलाकर के महिलाओं की स्थिति को चिंताजनक स्थिति में इस काल में ला कर के खड़ा कर दिया जाता है। जैसे कि वहाँ पर में पुनर्विवाह की व्यवस्था थी, ऋग्वैदिक काल में यहाँ पुनर्विवाह को ख़त्म कर दिया जाता है। वहाँ पर में बाल विवाह नहीं था ऋग्वैदिक काल में, यहाँ पर में बाल विवाह को इंट्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि ठीक उल्टा, वो लोग जैसे थे उससे। इससे हम लोग देखते हैं कि जैसे-जैसे ये लोग भौतिक रूप से संपन्न होते गए, एक सभ्यता के रूप में महत्वपूर्ण होकर के उभरते गए, वैसे-वैसे स्त्रियों की स्थिति दयनीय बनती चली गई। तो ये स्त्रियों की स्थिति और इसके साथ शूद्र, यानी कि अब यहाँ पर में उत्तर वैदिक काल में आकर के शूद्र को एक निश्चित आकार दिया गया और यह मान लिया गया कि शूद्र, यानी कि शूद्र जो थे वो उपर्युक्त जो 3 वर्ण थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, बस उनकी सेवा करना ही इनका अधिकार रह गया। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते थे। शूद्र अगर योग्य होते भी तो भी योग्य होने का कोई फलाफल इनको नहीं मिलने वाला था। तो ये तमाम बातें हैं जो सामाजिक स्थिति में ब्राह्मणों की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई, खास करके यज्ञ करने के चलते। यानी कि यज्ञ को ये संपादित करते थे अपने लिए और अपने यजमानों के लिए, जिसके कारण ब्राह्मणों की स्थिति समाज में अन्य वर्णों की अपेक्षा और मजबूत हो गई। क्षत्रिय का काम लड़ना था और वैश्य का काम कृषि करना था और कृषि करके कर को चुकाना था। यहाँ पर में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों, जो वैश्य के द्वारा जो कर चुकाए जाते थे उसको बस उस पर इनका हक था और उस पर ये जीते थे, या अपना जो राज्य था, बड़ा-बड़ा राज्य जो आगे संचालित किया जाता है, उसको ये लोग उसी से चलाते थे।
यहाँ पर में जो आपका ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, ये तीनों द्विज की श्रेणी में आते थे। अर्थात इनका उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार करने का मतलब कि इनको कुछ बेहतर, आज तो उपनयन संस्कार का कोई महत्व तो नहीं रह गया, इसके प्रति अब कोई उतना क्रेज नहीं रह गया, लेकिन उस समय में था। उस समय उपनयन संस्कार करने का मतलब कुछ और था। ये था कि हम श्रेष्ठ हैं। तो ये तीन जो वर्ण थे, ऊपर के तीन वर्ण, इनको द्विज कहा जाता था। और ये लोग, द्विज का मतलब ये होता है 2 बार जन्म लेना, 2 बार जन्म लेना। और यहाँ पर में द्विज से यहाँ पर में जो हम लोग आशय निकालेंगे वो ये निकालेंगे कि इन लोगों का उपनयन संस्कार किया जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले इस बात की जानकारी दी गई है कि जो वर्ण हैं और वर्ण के रूप में उनको क्या क्या काम करने हैं, इसके बारे में जानकारी आपको सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में दी गई। यहाँ पर में जो साक्ष्य हैं उसमें ये बताया गया है कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण के लिए ऐही शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्षत्रिय के लिए आगच्छ शब्द का प्रयोग किया जाता था। वैश्य के लिए आद्रव शब्द का यूज किया जाता था और शूद्रों के लिए आधव शब्द का यूज किया जाता था। तो ये कुल मिला करके, मिला जुला करके जो उत्तर वैदिक कालीन आर्य थे, उनकी ये सामाजिक व्यवस्था थी। अब हम लोग आर्थिक स्थिति जैसा कि बार बार उसको हम डिफाइन कर चुके हैं कि आर्थिक स्थिति यानी कि जीविकोपार्जन का आधार। एक देश जो चलता है, समृद्ध होता है या विपन्न होता है, यह उसकी आर्थिक स्थिति से ही, आजकल के जो आधुनिक समय में, उसका अंदाज़ा वहाँ की आर्थिक स्थिति से लगाया जाता है, वहाँ के पर कैपिटा इनकम से लगाया जाता है, वहाँ के नेशनल इनकम से लगाया जाता है। खैर, यहाँ भी वहाँ पर में यहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, तो हमने बताया था कि ऋग्वैदिक काल में, हम लोग कंपैरिजन करके ही चलना पड़ेगा तभी हम लोग समझेंगे। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य पेशा था, यहाँ पर में पशुपालन गौण पेशा हो जाएगा, यानी कि पशुपालन सेकेंडरी हो जाएगा और जो मेन हो जाएगा वो हो जाएगा एग्रीकल्चर। जिस चीज़ को ये लोग जानते हुए भी बहुत नहीं करते थे, अब ये लोग खुल करके कृषि कार्य करने लगेंगे। 1000 BC के पास में लोहा का, जैसा कि अतिरंजी खेला से मिला है, तो वहाँ पर में पूरा, यानी कि लोहा का हाउ टू यूज़ ये लोग जान गए थे, हल बनाना जान गए थे, या और जो अन्य प्रयोग थे उसको करना ये लोग जान गए थे, जिससे कि कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति आई। ये लोग नए नए फसल, जैसे मूंग, जैसे उड़द, जैसे धान, ये सब नए, मछली, नमक, ये सब ऐसी वस्तुएं थीं, खाद्य पदार्थ थीं, जिसको कि ये लोग उगाना या बनाना ये लोग सीख गए। तो निश्चित है कि कृषि के क्षेत्र में क्रांति आई। कृषि के क्षेत्र में जो उसके लिए जो है, उसके लिए भी वहाँ पर में जो साक्ष्य मिला है वो आपका, जैसे कि नहर का प्रयोग, उस समय में उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोग नहरों का प्रयोग करना जान गए थे, यानी कि पानी को कहीं सेव करना और पानी को एक विशेष रास्ते से कहीं पर में गुजारना और उसको कृषि के लिए पानी का प्रयोग करना, जिसके लिए नहरों के लिए कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया है या वर्णाकूप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण इन्वेंशंस थे या फाइंडिंग्स थे या उनकी उपलब्धियां थी, अचीवमेंट्स थे, जिसके बदौलत कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति आ जाती है। और इसी कृषि के क्षेत्र में क्रांति आने के कारण ही अधिशेष बचता है, या अधिशेष यानी कि हम खुद जो कमाते हैं और जो हम खा जाते हैं सब पैसा, तो सब राव साफ हो गया। और अगर हम कुछ बचा लेते हैं, जैसे 100 रुपया मेरा नेशनल इनकम कहते हैं, डेली का इनकम है, और उसमें से हम 80 रुपया खर्च कर देते हैं और 20 रुपया बचा लेते हैं, तो ये हम बचत करते हैं, ये मेरा सेविंग। तो इसको इस शेष में आपको इस संदर्भ में आपको समझना है। तो अधिशेष का उत्पादन होने लगा। अधिशेष का उत्पादन होने से जो राजा होते थे उनको अधिक से अधिक कर की पूर्ति की जाने लगी, और जब राजा को अधिक कर आने लगा, अधिक रकम आने लगा, तो फिर इसका जो उपयोग था उन्होंने अपने राज्य को स्टेबल या फिर एक्सपेंड यानी कि आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुख्यतः किया। और यही वो कारण था जिसके कारण इस काल में आकर के जनपद का निर्माण होने लगा, जो कि कुछ ही समय के बाद बड़े बड़े जनपद का आकार ले लेता, जो जैसा कि हम लोग बस इसके बाद महाजनपद को ही पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो आर्थिक स्थिति में जैसा कि आप जानते हैं कि व्यापार और वाणिज्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी इकोनॉमी को, किसी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। तो यहाँ भी व्यापार और वाणिज्य था, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य के लिए जो महत्वपूर्ण, जैसे ऋण के लिए जो ऋण देने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए कुशील
सॉरी ऋण के लिए कुशी शब्द का प्रयोग किया गया है और ऋणी शब्द के लिए कुशीदीन शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि जो ऋण लेकर के यानी ब्याज लेकर के पैसा देने की बात होती थी और ये मुख्यतः व्यापार से जुड़ी हुई ये बात है। ये व्यापार के संदर्भ में ज़्यादा इन लोगों को पश्चिमी यानी कि जो पश्चिम में सागर थे जैसे अरब सागर और पूर्व में जो सागर थे उनके बारे में इन लोगों को जानकारी हो गई थी, यानी कि ये लोग व्यापार करने लगे थे। इसका पूरा साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन ये लोग व्यापार में इंटरेस्ट लेने लगे थे। इसके बावजूद ये तो निश्चित है कि हड़प्पा सभ्यता में जैसा व्यापार और वाणिज्य का पूरा विकास हुआ, उस तरीके का यहाँ पर में कुछ नहीं होता है। लेकिन आंतरिक रूप से ये लोग काफ़ी सशक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, जो कि आगे चल कर के बड़े-बड़े राज्यों के फॉर्मेशन का आधार बनता है। तो ये आपकी आर्थिक स्थिति और इसके बाद धार्मिक स्थिति। जिस धार्मिक स्थिति के बारे में हम लोगों ने बार-बार चर्चा किया है कि धार्मिक स्थिति से मतलब पूजा-पाठ, उपासना की पद्धति या उसमें इन्वॉल्व रहने वाले लोग, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर इस समय की यानी कि उत्तर वैदिक काल की जो धार्मिक स्थिति थी, हम लोग उस पर चर्चा कर लें। अभी आप लोगों ने ऋग्वैदिक काल में देखा कि ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः स्तुति पाठ पर जोर था, ऋचाओं को पढ़ा जाता था, मुख्यतः यही किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर में स्वरूप में परिवर्तन होगा। देवता हैं, देवता भी बदलेंगे। जो महत्वपूर्ण देवता ऋग्वैदिक काल के थे वो अब नहीं रहेंगे। आराधना की पद्धति मुख्यतः वहाँ स्तुति पाठ किया जाता था, अब यहाँ पर में आप देखेंगे कि यज्ञ पर जोर दिया जाएगा, पशु बलि पर जोर दिया जाएगा। और उद्देश्य अर्थात कि हम जो धार्मिक क्रियाकलाप अगर कोई संपादित करते हैं तो क्यों करते हैं, हमारे अंदर अपनी भावना रहती है, हमको कुछ मिले या उस तरीके का, तो उद्देश्य वहाँ भी वही था, कुछ पाना था। लेकिन अब ये लोग धर्म को लेकर के ज़्यादा यानी कि ये लोग बहुत कुछ समझ चुके थे, प्राकृतिक शक्तियों को समझ चुके थे, तो अब वहाँ से इनका ये लोग अलग करेंगे। जैसे ऋग्वैदिक आर्य हैं, वो पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी, वो समझते थे कि आदमी मर गया तो मर गया। लेकिन अब ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करेंगे, यानी कि रीबर्थ में विश्वास करेंगे। आत्मा की संकल्पना इनके अंदर आएगी कि आत्मा नाम का कोई चीज़ होता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर में धार्मिक स्थिति के रूप में हम लोग देखेंगे। तो धार्मिक स्थिति में सबसे पहले जो देवता थे, जैसे कि उस समय में इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे, नासत्य थे, सूर्य। तो इंद्र बहुत ही फेमस था उस समय में, 250 उसके लिए 250 बार वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ पर में इंद्र की जो महत्ता है उसमें कटौती आने लगती है, और इंद्र के जगह पर जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं वो हो जाते हैं प्रजापति, जिसको हम लोग ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। इस काल में विष्णु और रुद्र नाम के 2 और देवताओं की स्थापना होती है और इनके महत्व में काफ़ी वृद्धि होती है। इस तरीके से आप देखेंगे, जैसे कि विष्णु को आप जानते ही हैं, और रुद्र की बात करें तो रुद्र से आपको कहीं ना कहीं शिव को टैली करके चलना पड़ेगा, उससे आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर में मुख्य रूप से इस देवताओं की महत्ता में परिवर्तन हुआ। अब जो उपासना की पद्धति थी उसमें बदलाव आएगा। उपासना की पद्धति, जैसा कि हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल में देखा था कि उपासना में वो लोग बिल्कुल केवल और केवल मंत्र का पाठ करते थे, यानी कहीं पर में खड़े हो जाते थे नहा करके और मंत्र से अपने देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे। अब यहाँ पर में मंत्र का पाठ तो होता ही है, और मंत्र के साथ साथ यज्ञ की प्रधानता काफ़ी बढ़ती चली जाती है। जैसा कि आप यजुर्वेद में देखेंगे, यजुर्वेद में सिर्फ और सिर्फ यज्ञ को जो संपादित किया जाता था उसी के लिए विधि विधान दिया गया है, केवल और केवल कर्म कांड। तो यहाँ पर में बलि चढ़ाई यानी यज्ञ किया जाता है, देवताओं को खुश करने के लिए बलि चढ़ाई जाती है। यहाँ तक कि एक यज्ञ ऐसा है पुरुषमेघ यज्ञ, जिसमें पुरुषों की भी बलि दी जाती थी। तो इस स्तर तक ये लोग आ गए थे, यानी कि पूरा का पूरा इनका फॉर्म बदल गया था। और यही कारण है कि उत्तर वैदिक यानी कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो आप बहुत चीज़ में देखेंगे बहुत अच्छा हुआ, जैसे कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आप बहुत क्षेत्र में देखेंगे, जैसे सामाजिक क्षेत्र में देखेंगे, शूद्र को अपात्र ठहरा दिया गया, पतित की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया गया, महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, और
इधर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो कृषि के क्षेत्र में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रगति होती है, व्यापार और वाणिज्य में भी वृद्धि होती है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को हमेशा इतिहास में यानी कि उसको लेकर के चलना पड़ता है। हम बार-बार कहते हैं कि फैक्चुअल फैक्चुअल तो पढ़िए ही, फैक्चुअल इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि एग्ज़ाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अगर हमारा अच्छा रहता है तो निश्चित रूप से हम आगे के लिए जब सोचते हैं या उस तरीके का कुछ आ जाता है तो वहाँ पर में कॉन्सेप्ट ही काम आता है और कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट भी आप उतना ही देर फैक्चुअल भी लेने में लगाते हैं और इधर आप कॉन्सेप्चुअल होकर पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा समय लगेगा लेकिन आप मोड़ गेन। एक कहावत है कि मोर पेन मोर गेन। अगर आपको ज़्यादा दर्द होगा तो आपको ज़्यादा कुछ हासिल होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और इस तरीके से हम लोगों का सामाजिक, उसके बाद राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक चारों हम लोगों ने कर लिया है। हमारे ख्याल से इसमें भी कुछ नहीं छूटा है। एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण चीज़ें आने वाली होती हैं, उसको तो हम ज़रूर अपने वीडियो में बोल देते हैं। इतना तो निश्चित है कि उसको हम एकदम कर ही देते हैं, नहीं तो जब उसको लास्ट करने वाले होते हैं, जो छूट जाता है उसको हम कर देते हैं। तो इसके लिए तो चिंता मत कीजिएगा। आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखें तो थोड़ा सिंसेरिटी के साथ देखें। आप लोग देखते ही हैं, हमको खुद अंदाज़ा है कि जितने भी लोग देखते हैं हमारे वीडियो को वो सिंसेरिटी के साथ ही देखते हैं। बस इसी चीज़ को कंटिन्यू रखिए। अब आगे के लिए जैसे कि ये हो गया है, इसके बाद इसका वैदिक साहित्य जैसे कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद यानी कि 4 वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। हम लोग इस पर भी आज ही चर्चा कर लेते, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो में यानी कि अब 16 मिनट का वीडियो 17 मिनट का होने जा रहा है, तो 2-3 मिनट में तो होने वाला नहीं है। तो हम लोग उसके लिए अलग से वीडियो ही ले लेंगे क्योंकि उसमें और जो कुछ छूटी हुई बातें हमसे होंगी, उसको हम दिमाग में लाएँगे और उसके बाद आप लोगों को उस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे और हमारा तब जा कर के पूरा का पूरा वैदिक सभ्यता क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम किसी नए सब्जेक्ट को, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, उसको लेकर के हम लोग यानी कि हम कोशिश करेंगे कि उसको लाएँ, जिससे कि आपके पास 2 सब्जेक्ट कम से कम आप एक साथ पढ़ते रहें। जैसे हिस्ट्री है तो ज्योग्राफी है। तो इस तरीके से हम सोच रहे हैं और उसके बाद आप लोगों के साथ सामने हम मिसलेनियस क्वेश्चन यानी कि जो मिश्रित क्वेश्चंस हैं, जैसे इतिहास के, भूगोल के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या सामान्य विज्ञान का ही होगा, उस क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का एक वीडियो या 25 क्वेश्चन का एक वीडियो हम लेके आएँगे और आप उसको देखेंगे, उसका हम लोग डिस्कस भी करेंगे और आप देखेंगे कि उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आप बस मेरे साथ बने रहें, भरोसा किए हैं अगर हम पर तो करते रहें। हम लोग आगे कुछ अच्छा ही करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।